नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 12th क्लास का जो हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर है वो हम संपूर्ण सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन है अब की बार बोर्ड एग्जाम में हमारे द्वारा हमारे पेपर में जो पूछे जाएंगे। तो इससे पहले हमने भूगोल और हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर है वो सोल्व किया है। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर के आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और इनकी फ्री में पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 to 12 को ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। वहां से जाकर के आप इन संपूर्ण पीडीएफ को प्राप्त करके वहां से पढ़ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो यहाँ पर पहला सवाल है हमारा हिंदी साहित्य मॉडल पेपर ए का कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसमें पहला सवाल पूछा गया, बालक बच गया अध्याय में बालक ने इनाम में क्या मांगा? पुस्तक, मानचित्र, चश्मा और लड्डू। तो यहाँ पर जो बालक बच गया अध्याय में जो बालक ने इनाम में मांगा है वो मांगा है लड्डू। दूसरा सवाल है संवादिया कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो संवादिया कहानी है जो आंचलिक, ऐतिहासिक, कहानी और राजनीतिक। तो जो संवादिया कहानी है यह एक आंचलिक कहानी है। तीसरा सवाल है मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने बूंद की किस विशेषता को बताया है? क्षणभंगुरता, चमक, तरलता और सजलता। तो यहाँ पर जो मैंने देखा एक बूंद कविता में जो कवि ने बूंद की विशेषता है वो क्षणभंगुरता की विशेषता बताई है। अगला सवाल है बारहमासा जायसी की किस रचना का अंश है? तो बारहमासा जो जायसी की रचना है वो अकरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, पृथ्वीराज। तो ये इनकी जो रचना का अंश है वो है पद्मावत। पद्मावत का एक अंश है जो बारहमासा जायसी की रचना का अंश है। अगला सवाल है सूरदास की झोंपड़ी में किस वर्ग की विविधता का अंकन किया गया है? तो सूरदास की झोंपड़ी दलित एवं शोषित वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग। तो सूरदास की झोंपड़ी में किस वर्ग का विविधता की गई है? तो यह जो दलित और शोषित वर्ग है इनकी जो विविधता है इसका अंकन किया गया है। अगला छठा सवाल है अपना मालवा पाठ किस समस्या की ओर इंगित करता है? तो यह जल एवं पर्यावरण, महंगाई, बेरोजगारी, महामारी। तो जो अपना मालवा पाठ है वो जल एवं पर्यावरण की समस्या है उसकी ओर इंगित करता है। अगला सातवां सवाल है कमल पत्र को कहते हैं बसीन, पुरइन, कमल गट्टा और कमल नाल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बे, यानी पुरइन है जो कमल पत्र को पुरइन कहा जाता है। अगला है डग डग रोटी पग पग नीर किस धरती को कहा गया है? डग डग रोटी पग पग नीर मालवा, मेवाड़, हाड़ौती और मेवात। तो ये जो डग डग रोटी पग पग नीर है जो मालवा की धरती को कहा गया है। अगला सवाल है नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग है? तो नाटक का सबसे जिसके माध्यम से कथा की गति बनी रहती है, कविता, गीत, संवाद, इनमें से कोई नहीं। तो जो नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग है वो किसके माध्यम से कथा की जो गति बनी रहती है वो है संवाद के माध्यम से। अगला सवाल है समाचार लेखन के ककार होते हैं 4, 5, 6 और 8। तो ककार होते हैं जो समाचार लेखन के 6 होते हैं, कौन, क्या, कहाँ, कैसे ये जो है कैसे ककार होते हैं वो 6 ककार होते हैं जो समाचार लेखन के ककार हैं। और किसी अखबार की अपनी आवाज़ किसे माना जाता है? अगला सवाल है जिसमें संपादकीय, आलेख, पत्रकार, समाचार। तो किसी अखबार की अपनी आवाज़ किसे माना जाता है? तो ये जो संपादकीय इसको और अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। अगला सवाल है संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में कहते हैं डेस्क, बीट, फ्रीलांस और न्यूज़वेग। तो जो संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को जो मीडिया में की भाषा में कहते हैं वो कहते हैं बीट।
अगला दूसरा सवाल है हमारा रिक्त स्थानों की है जो पूर्ति करना है। तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान दिया गया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व रिक्त स्थान दिया गया है, फिर कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व है जो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। रोला व उलाला छंद के योग से कौन सा छंद बनता है रिक्त स्थान के अंदर, तो रोला और उलाला के जो छंद होते हैं उनके योग से छपे छंद है जो बनता है। अगला सवाल है, ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाए वह रिक्तस्थान गुण से युक्त रचना मानी जाती है। तो कैसी ये रचना मानी जाती है, किस गुण से युक्त रचना मानी जाती है, तो यह प्रसाद गुण से रचित युक्त रचना मानी जाती है। अगला रिक्त स्थान है, जब कारण नहीं होने पर भी कार्य को वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जब कारण नहीं होने पर भी कार्य हो तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। अगला है, सागर के उर पर नाच नाच लहरें करती मधुगान पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति के अंदर मानवीकरण अलंकार है। फिर है, तीन वर्णों का एक क्या होता है, गण होता है। तीन वर्णों का क्या है, गण होता है। अगला तीसरा सवाल है, जो अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया इस गद्यांश से रिलेटिव कि हिंदी भाषा का साहित्यकार किसका उपासक रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर हिंदी भाषा का साहित्यकार है जो तेज का उपासक रहा है। दूसरा सवाल है, हिंदी भाषा में कौन सा भाव बतलाया गया है। तो हिंदी भाषा के अंदर जो विनयशीलता का भाव है वो विद्यमान होता है। हिंदी भाषियों को किस स्वर में बोलने हेतु कवि प्रेरित कर रहा है। तो हिंदी भाषियों को सत्य स्थापना के स्वर में बोलने हेतु कवि है जो प्रेरित कर रहा है। और अगला सवाल है, कौन सा पद हिंदी के लिए छोटा माना है। तो हिंदी के लिए कौन सा पद है जो छोटा माना गया है, वो है राजभाषा का पद। और चौथा सवाल है, हिंदी भाषा किस रूप में बनी रहना चाहती हैं। तो किस रूप में रहना चाहती है, तो यहाँ पर हो जाएगा हिंदी भाषा जो राष्ट्र या राजभाषा के रूप में बनी रहना चाहती है। और अगला सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक हो जाएगा हिंदी भाषा या राजभाषा का महत्व। चौथा सवाल है हमारा, अपठित पद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 3 नंबर सवाल आ जाएगा हमारा इसमें गद्यांश से रिलेटिव, और 4 नंबर सवाल है वो पद्यांश से रिलेटिव आएगा। इस पद्यांश को हमें पढ़ करके आंसर देने हैं। तो पहला सवाल है इस पद्यांश का कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्या संदेश लेकर गए थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण है जो हस्तिनापुर मित्रता एवं शांति का संदेश लेकर के गए थे। किसको समझाने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए और बताइए। तो जो है दुर्योधन को है जो समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण है वो हस्तिनापुर आए थे। सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है पंक्ति का अर्थ बताइए। तो दुख के बाद सुख आना निश्चित है, उसी प्रकार जीवन में हमेशा दुर्भाग्य ही नहीं आता अपितु सौभाग्य भी आता है। अगला सवाल है, पांडवों ने वन में कौन कौन से कष्ट सहन किए थे। तो पांडवों ने वन में सर्दी, गर्मी व वर्षा के प्राकृतिक कष्टों को सहन किया। अगला सवाल है, कृष्ण के हस्तिनापुर जाने का क्या उद्देश्य था। तो कृष्ण का जो हस्तिनापुर जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो हस्तिनापुर जाने का उद्देश्य युद्ध को रोकना, संधि मार्ग अपनाना एवं युद्ध जो दुर्योधन है उसको समझाने के उद्देश्य से जो श्री कृष्ण है वो हस्तिनापुर गए। अगला सवाल है कि प्रस्तुत पद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश का जो उचित शीर्षक है हो जाएगा शांति दूत श्री कृष्ण या पांडवों के शांति दूत श्री कृष्ण।
पांडवों और जो कौरवों के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। अगला खंड ब है जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो अधिकतम सीमा है उस 40 शब्दों में देना है। तो पांचवा सवाल हमारा है कि लेखक ने सेवाग्राम में किन किन देशभक्तों को देखा था? तो लेखक लगभग 3 सप्ताह सेवाग्राम में रहे। उन्हें उन दिनों में सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले और पृथ्वी सिंह आजाद आए हुए थे और उन्हीं दिनों वहां पर मीराबेन थी और खान अब्दुल गफ्फार खान आए हुए थे और कुछ दिनों के लिए राजेंद्र बाबू भी आए थे। जो लेखक ने सेवाग्राम में इन देशभक्तों को देखा था। अगला सवाल है सिंगरौली के लिए लेखक ने बेखुंड एवं काला पानी की उपमा क्यों दी है? महत्वपूर्ण सवाल है। सिंगरौली को विंध्याचल की पर्वतमालाओं, चारों ओर फैले घने जंगलों तथा प्राकृतिक सौंदर्य के कारण वैकुंठ माना है और यातायात आदि सुख सुविधा के साधनों से शून्य होने तथा दुर्गम वन भूमि होने के कारण सिंगरौली को काला पानी माना जाता है। इस प्रकार विभिन्न स्थितियों के कारण सिंगरौली सभी की नजरों में खटकता था। अगला सवाल है विद्यापति की नायिका प्रेम के अनुभव का वर्णन करने में असमर्थता क्यों व्यक्त करती हैं? तो विद्यापति की जो नायिका है वो प्रेम के अनुभव का वर्णन करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए सखी से कहती हैं कि मैं तुमसे उस प्रेम का वर्णन करने लगूं तो वह प्रेम क्षण क्षण नवीनता को प्राप्त करता चलता जाएगा। वाणी से चतुर विदग्ध जन इस आनंद का कितना ही अनुवादन करे लेकिन वे इसका वास्तविक वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए नायिका जो प्रेम वर्णन करने में असमर्थता व्यक्त करती है। अगला सवाल है दिशा कविता में बच्चे ने हिमालय को पतंग की दिशा में क्यों बताया? तो बच्चा पतंग उड़ाने का आनंद ले रहा था। उसे कवि का अचानक यह प्रश्न असामयिक लगा और फिर भी उसे सहजता से कहा कि हिमालय उधर है जिधर मेरी पतंग उड़ रही है। बालक को हर चीज पतंग की दिशा में ही नजर आती है और कवि कहता है कि मैंने ये पहली बार स्वीकार किया है कि बच्चों की दुनिया सीमित होती है और उनकी सोच भी की जो सीमा है वो भी उसी तरह सीमित होती है। इस कारण से वे हर चीज को अपने ढंग से देखते हैं। अगला हमारा 9वां सवाल है बिस्कोर में लेखक ने किन किन सांपों के बारे में बताया? तो लेखक ने डोंडड़ा, मिस गिदवा, दामिन, गोहन, घोर कड़ाइच और बटिहा आदि का जो वर्णन किया है। डोंडड़ा और मज गिदवा विषहीन है और दामिन लंबी व विषहीन होती है किंतु यदि मुंह से कुछ पकड़ कर पूंछ से मार दे तो अंग सड़ जाता है और गोहन और कड़ाइच भी खतरनाक होता है। बटिया के 2 मुंह होते हैं। अगला 10वां सवाल है झोपड़ी जल जाने के बाद भी सूरदास को क्या आशा थी? इम्पोर्टेंट सवाल है। झोपड़ी जल जाने के बाद भी सूरदास को क्या आशा थी? तो भैरों ने शत्रुतावश सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी थी और रुपए जो चोरी कर लिए। तब सूरदास रात भर जली हुई झोपड़ी की राख में रुपयों की पोटली टटोलता रहा। वह आशा कर रहा था कि रुपए पिघलकर चांदी बन गई होगी और वह तो जरूर ही मिल जाएगी। इसी आशा से वह राख की ढेरी को बटोर रहा था। अगला 11वां सवाल है अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो अन्योक्ति अलंकार यानी जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन कर उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर उपस्थिति नहीं होता और फिर भी वहाँ पर क्या है उपस्थित होने का जो बोध होता है वही क्या है अन्योक्ति अलंकार है। जैसे स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग बिचारी बाज पराए पानी पर तू पंचही न मारी। यानी उक्त उदाहरण बाज को लक्ष्य कर राजा जय सिंह को सावचेत करने के लिए कहा गया है। तो ये जो दोहा है
यह बिहारी द्वारा कहा गया दुआ है जो जय सिंह को सावचेत करने के लिए। और अगला सवाल है 12वां हमारा कि किसी भी कहानी के विस्तार के लिए दमदम क्यों महत्वपूर्ण है। तो किसी भी कहानी के विस्तार के लिए पात्रों का दमदम यानी संवाद महत्वपूर्ण होता है और संवाद के बिना पात्र की कल्पना मुश्किल है। और दमदम की कहानी विषय वस्तु को पात्र को स्थापित एवं विकसित करते हैं और कहानी को गति देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानी होती है कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता उसे द्वंद्व संवादों के माध्यम से ही सामने लाता है। अतः द्वंद्व का महत्व बराबर बना रहता है। अगला 13वां सवाल है इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है। इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों सूचनाओं और आंकड़ों की जो गहरी छानबीन की जाती है और उनके आधार पर ही किसी घटना समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। यही है जो क्या है इन डेप्थ रिपोर्ट होती है। अगला सवाल है आर्थिक पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल क्यों है। मोस्ट सवाल है आर्थिक पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल क्यों होती है। तो आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफ़ी जटिल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम लोगों को इनकी शब्दावलियों के बारे में या उनके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं होता। उसे आम लोगों की समझ में आने लायक कैसे बनाया जाए यह आर्थिक मामलों के पत्रकार के सामने बड़ी चुनौती होती है। अगला सवाल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय दीजिए। जो 15 सवाल है आपका साहित्यिक परिचय से यानी किसी कवि लेखक का जो कवि परिचय पूछा जाएगा। तो ये जो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल का साहित्यिक परिचय वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस साहित्य परिचय को आप जरूर याद करिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय साहित्य की नई अवधारणा प्रस्तुत की और हिंदी आलोचना का नया स्वरूप है वो विकसित किया है। उन्होंने आलोचनात्मक लेखन के साथ ही भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंध भी लिखे। शुक्ल जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निबंध संग्रह में चिंतामणि जिसके 4 खंड हैं, रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार। और जो भ्रमर गीत है वो किसका कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। आनंद कादम्बिनी पत्रिका है जो और हिंदी साहित्य का इतिहास। जो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल का जो सबसे प्रसिद्ध जो रचना रही है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनके अलावा शुक्ल जी ने कहानी साहित्य लेख काव्य संस्मरण आदि के लेखन से अपने साहित्य का व्यक्तित्व का जो है परिचय दिया है। और 16 सवाल भी है आपका साहित्यिक परिचय से ही रिलेटिव है यानी 15 और 16 दोनों में 2-2 नंबर के जो आपके साहित्यिक परिचय पूछे जाएंगे। तो 16 भी गणानंद का साहित्यिक परिचय बताना है। तो गणानंद रीतिकाल की रीति मुक्त अर्थात स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि थे और इनके काव्य में श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का स्वानुभूति भूतिमय जो चित्रण हुआ। और गणानंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, सुजान विनोद, विरह लीला, कृपाकांड, निबंध, रसकेली वल्ली और नागरिक प्रचारणी सभा। और काशी ने इन 17 रचनाओं का उल्लेख किया है। अगला हमारा है खंड 6 जिस जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसकी उत्तर सीमा है वो है 60 शब्दों के लगभग हमारे आंसर को लिखना है। तो यहाँ पर 17वां सवाल है हमारा कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। वसंत आया कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। वेरी मोस्ट सवाल है कि आज मनुष्य का प्रकृति से जो रिश्ता है वो टूट गया है। वसंत आया कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो वसंत आया कविता में कवि को इस बात की चिंता है कि आज मनुष्य का जो प्रकृति से संबंध है वो टूट गया है, इसलिए वह ऋतुओं के परिवर्तन का अनुभव है जो नहीं कर पाता है और वह प्रकृति के सच्चे सुखों से वंचित रहता है। यह और भी दुखद स्थिति है कि ऋतु परिवर्तन का ज्ञान हमें कैलेंडर को देखने से तथा पुस्तकों के पढ़ने से मिलता है। हमारी आधुनिक जीवन शैली ने हमें
प्रकृति से प्राप्त सुखों से वंचित कर दिया है। और अथवा के अंदर इसमें पूछा गया है कि कार्नेलिया का गीत कविता के मूल कथ्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो कार्नेलिया जो है अरुण ये मधुमेह देश हमारा देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कविता है। और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जो कार्नेलिया जो एक यूनानी है, वह भारतीयों की विश्व बंधुत्व की भावना से प्रभावित होकर इस गीत को गा रही है। भारत देश संसार के प्रत्येक देश का आश्रय स्थल है और जिन्हें कहीं स्थान न मिले उसका भी स्वागत है जो भारत है वो दिल खोल करके करता है। जहाँ पर अतिथि देवो भव की धारणा को निभाने वाले भारतीय दयालु हैं और इनमें सबके प्रति करुणा का भाव है और भारत की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। अगला सवाल है 18वां हमारा, घड़ी के पुर्जे कहानी की मूल संवेदना समझाइए। तो घड़ी के पुर्जे कहानी की जो मूल संवेदना है यह है कि धर्मोपदेशक प्राय कहते रहते हैं कि धर्म का रहस्य जानने की चेष्टा मत करो, केवल हमारी बातें ध्यान से सुनो। अपने कथन के समर्थन में वे घड़ी का उदाहरण देते हैं कि घड़ी के समय जान लो परंतु घड़ी के पुर्जे खोलने या जोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह जो काम है घड़ी साज का है परंतु धर्म का मूल रहस्य जानने का अधिकार सभी का है। उसका रहस्य आम आदमी को ज्ञात होना चाहिए, अर्थात धर्म के गुण रहस्य भी धर्म उपदेशक तक ही सीमित न रहें बल्कि जन सामान्य को भी उसके गहरे अर्थों को समझने का अधिकार मिलना चाहिए। और इसमें अथवा का जो क्वेश्चन है वो है, भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी और लेकिन इस भीड़ का अंदाजा निराला था। दूसरा, देवदास कहानी के आधार पर दिल्ली और गंगा तट की जो भीड़ का है वो अंतर बताइए। संभव दिल्ली से हरिद्वार आया था, वह हर की पौड़ी पर बैठकर वहाँ की भीड़ का अवलोकन करता है और हरिद्वार की भीड़ का भी अंदाजा दिल्ली की भीड़ से निराला था। इस भीड़ में एक सूत्रता थी जिसमें न जाति का महत्व था न भाषा का महत्व है, सिर्फ उद्देश्य था कि सब उस अपने मन की शांति एवं हर गंगे का दर्शन प्राप्त करने आए हैं और सभी अपने जीवन के प्रति कल्याण की भावना से आए थे। और इस भीड़ में दौड़ होड़ नहीं, अतिक्रमण नहीं, बल्कि एक अनोखी तारतम्यता थी जिसने सारे दर्शनार्थियों को एक सूत्र में बांध रखा था। अगला हमारा 19वां सवाल है, नदियों को सदा नीरा रहना जीवन के स्रोत का सदैव जीवित रहना है। ये कथन के समर्थन में अपने विचार लिखिए जिसकी शब्द सीमा है 80 से 100 यानी 80 से 100 शब्द तक हमें लिखना है। और 4 नंबर का ये जो क्वेश्चन है। अपना मालवा खाऊ सभ्यता के लेखक को इस बात का दुख है कि हाथीपाला, चंद्रभामा, शिप्रा, संबल, गंभीर, पार्वती, कालीसिंध, चोरल आदि सभी नदियां पहले जल में लबालब रहती थी। उन क्षेत्रों में हरियाली छाई रहती थी, धन धान्य से युक्त क्षेत्र रहता था, किंतु अब इसमें जल नहीं है और इससे धीरे धीरे हरियाली समाप्त होती जा रही है। उन नदियों ने गंदे नाले का रूप है जो लिया है। नदियां सदा नीर न होने के कारण मानव जीवन दुर्भर होता जा रहा है, क्योंकि जल ही जीवन है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों विकास के अवशिष्ट पदार्थों में बहाया जा रहा है, जिससे इसमें बचा शेष जल दूषित हो जा रहा है। और अथवा के अंदर इसमें दे रखा क्वेश्चन कि सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास के व्यक्तित्व के अपने विचार लिखने हैं। तो दोस्तों इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहाँ से जाकर के इस ग्रुप को आप ज्वाइन करके इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। और खंड 10 के अंदर हमारा सवाल 20वां है जो है प्रसंग वाक्य से रिलेटिव है, जिसमें पहली वाक्य है आपकी गद्यांश से रिलेटिव आएगी, तो इसकी व्याख्या आपको करना है। और फिर है जो 19 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है वो भी पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना है, यानी 20 नंबर में गद्यांश की व्याख्या करना है और 21वें क्वेश्चन के अंदर आपको पद्यांश की
व्याख्या करने हैं। व्याख्या के अंदर सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या और फिर उसके बाद में विशेष हैं जो इस वाक्य से रिलेटिव विशेष में जो जैसे हो गया भाषा हो गई उसकी, उसमें किस का जो अलंकार वगैरह हो गए वो यहाँ पर व्याकरणिक लिखना है, वो जो विशेष में आता है। तो ये जो दोनों आपकी गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या हैं वो अथवा में दी जाएगी, जो आपको अच्छी लगे वो यहाँ पर आपको सोल्व करनी है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है आपका अंतिम क्वेश्चन, जो है एक निबंध से रिलेटिव है, यानी निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जो शब्द सीमा है उसकी वो 400 शब्द है और 6 नंबर का ये क्वेश्चन है जो आपका रहने वाला है। और जो आपकी जो सप्रसंग वाक्याएं हैं वो भी 5-5 नंबर की हैं। तो यहाँ पर जो निबंध दे रखे हैं उनमें से आप किसी एक पर करना है और 4 निबंध है वो आपको दिए जाएंगे। जैसे इसमें दिया गया आत्मनिर्भर भारत, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं नैतिक शिक्षा, मेरा प्रिय कवि। तो ये जो यहाँ पर दिए गए हैं तो इनकी जो PDF है आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। और जो यहाँ पर बताया गया आत्मनिर्भर भारत जो निबंध है वो यहाँ पर सोल्व किया गया इस डैश वर्क के माध्यम से। आपको संपूर्ण डैश वर्क जितने भी आपके विषय हैं उनकी हमारे ऐप जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको मिल जाएगी और वीडियो भी आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे इस चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी घर बैठे आसानी से अपने इन क्वेश्चनों को देख सकें और पेपर को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं और ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।